नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है, वो सारा का सारा स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं और कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है और दोपहर 2:05 पर मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हमने डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 30 तक 2014, 2015 और 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज है डे नंबर 31, जिसमें हम 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगले मंथ से दिसंबर, अराउंड 10 दिसंबर से मैं आपको यहाँ पर 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। बिकॉज आई वांट कि जनवरी एंड तक या फेब, मिड ऑफ फेब तक मैं आपके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं और उसके बाद और सारी नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बस सबसे पहले मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, आप स्पीड कर लेना वीडियो की 1.25 या 1.5। ठीक है। अभी मैं 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जहां पर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। रोज की तरह मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा, उसमें आप आराम से स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या सही है क्या गलत है और आपको क्या इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास है 15 सेकंड्स, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने अभी तक ये पढ़ लिया होगा। अब देखो जरा, स्टेटमेंट जो है यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है, A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated। देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसी चीजें आए हो कि ये हो सकता है पर ये नहीं हो सकता, बट नॉट, बट ओनली, थोड़ा सा अपने आप को सतर्क कर लिया करो। ऐसी स्टेटमेंट्स यूजुअली आपको ऑफिशियल कहीं भी देखने को नहीं मिलती, ना किसी आर्टिकल में, ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, ना फिर किसी भी गवर्नमेंट रिपोर्ट में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें नहीं लिखी होती। ठीक है। आप सोचो, आपका जो पूरा का पूरा पेपर बन रहा है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट से बन रहा है, किसी ना किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बन रहा है, किसी ना किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट से बन रहा है, या फिर आप समझ लो कि कहीं से डेटा अगर उठाया जा रहा है तो वो उठाया जा रहा है न्यूज़पेपर से, तो वहां पर ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं होती है कि ये तो हो सकता है बट नॉट दिस। वहां पे या तो यही बताएंगे कि ये हो सकता है और एक्सेप्शंस ये है, या तो इस तरीके से स्टेटमेंट बनी हो। ठीक है। बट ऐसी स्टेटमेंट जनरली हमें नहीं देखने को मिलती है। तो अपने कान खड़े कर लिया करो कि भाई ये तो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाया करो। ठीक है। तो ये तो गलत है। अभी मैं सबको समझाता हूँ आपको क्या सही है क्या गलत है। फिर ये बोला गया है रिसेंटली, जब भी ये रिसेंटली आ जाए ना तब भी सतर्क हो जाओ, क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं बेटा ये तो अभी हुआ था पर आपको ही नहीं पता। ठीक है। तो बोला गया है रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बोला गया है कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है। भाई साहब, अब तक कितने बिल आ चुके हैं। ठीक है।
200-250 बिल आ चुके हैं, उससे भी ज्यादा ही आ चुके होंगे। और पहला बिल ही हमें देखने को मिला था 1952 में। ठीक है, ये तो आज की बात कर रही कि रिसेंटली, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा ना, अब ये देख लिया कि क्या लैंग्वेज है क्या नहीं है, अब जरा ज्ञान की तरफ आ जाओ, क्योंकि नॉलेज से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉलेज क्या कहती है? मान लो ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ एमपीज जो हैं वो मिनिस्टर मिनिस्टर बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो रह गए, बाकी जो रह गए यहाँ पर, वो क्या है? वो एमपी ही हैं पर मिनिस्टर नहीं है। मतलब कि ये लोग कौन है? ये लोग हैं एमपीज अदर देन मिनिस्टर। ठीक है, तो अब याद रखना कि वो एमपीज जो मिनिस्टर्स नहीं है वो हमेशा प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे या प्राइवेट बिल लेके आएंगे। और जो भी मिनिस्टर बन चुके हैं वो हमेशा कौन सा बिल लेके आएंगे? गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल। एक्चुअल में तो यही गवर्नमेंट है जो मिनिस्टर्स बने अभी, तो वही उनके ही जो वो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे उन्हें बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब पहली स्टेटमेंट पे आओ। यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाते हैं, बट वो नहीं हो सकते जो इलेक्टेड होते हैं, ओनली वो लोग होंगे जो नॉमिनेटेड होते हैं। ऐसा कुछ मैंने बताया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे लोग, वो सारे एमपीज जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, जो वो सारे एमपीज जो मिनिस्टर नहीं है, वो जो भी बिल लेके आते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल है। इसमें नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे, इसमें इलेक्टेड भी आ जाएंगे। ठीक है, अब लोकसभा में वैसे भी नॉमिनेटेड का कुछ रहा नहीं, बट हाँ अगर राज्यसभा से हो तो बात अलग है। ठीक है, दूसरा, अब ये भी आ सकता है कि गवर्नमेंट बिल कौन सा होता है अगले एग्जाम में, तो आपको याद रखना है जो भी बिल मिनिस्टर्स लेके आएंगे वो गवर्नमेंट बिल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ज्ञान ले लीजिए। पहला बिल कौन सा था? अब अगर वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम ये बिल आया रिसेंटली, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो कि पहला जो बिल आया था वो कब आया था और कौन सा था। ठीक है, तभी तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो याद रखना जो फर्स्ट प्राइवेट बिल आया था, प्राइवेट बिल, ठीक है, वो कब आया था? वो 1952 में आया था। कौन सा बिल था? मुस्लिम वाकफ बिल 1952। कौन लेके आया था ये बिल? कौन सा वो प्राइवेट मेंबर था जो ये बिल लेके आया था? तो ऐसे लिख देता हूँ, बाय एस अहमद कासमी या कस्मी। ठीक है, कस्मी होंगे इन लोकसभा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आज तक बहुत सारे बिल्स आए हैं, पर ओनली 14 प्राइवेट बिल्स हैव बीन पास्ड। पास्ट का मतलब क्या है? जिन्हें प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है। ठीक है, जो दोनों जिसे हम कहते हैं दोनों हाउसेज में पास हुए हैं, फिर प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया है, उसके लिए एसेंट दिया है, और उसके बाद क्या है? वो बिल लागू हुआ है, वो एक्ट बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। बाकी जो मैंने थोड़ा बहुत समझाया है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि कौन ये प्राइवेट बिल की बात चल रही है। ठीक है, प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? वो सारे एमपीज जो मिनिस्टर्स नहीं है। ठीक है, अब क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, कि क्या कभी भी आके बिल को सुनाया जा सकता है? नहीं, आपको पहले 1 मंथ पहले नोटिस पीरियड है इसका, 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, कि आप ये बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में, तो आपको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। ये जो बिल होते हैं
ये इंट्रोड्यूस भी सिर्फ फ्राइडे को किए जा सकते हैं और इनके ऊपर डिस्कशन भी सिर्फ फ्राइडे को ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब जब ना प्राइवेट मेंबर बिल आपसे पूछ लिया गया है, तो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में आपको सारा स्टैटिक का पोर्शन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, यहीं से कोई और क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है तभी एग्जाम में आई है। ठीक है, याद रखना कि अब आपने बोल दिया कि मैं एक मंथ बाद ये बिल लाऊंगा, ठीक है, पर इसकी परमिशन कौन देगा? इसकी परमिशन लोकसभा में स्पीकर देंगे और राज्यसभा में चेयरमैन देंगे। ठीक है, कि इफ द बिल इज एडमिसिबल, ये बात आपको याद रखनी है। ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस वैली पीपल से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है प्लीज इसमें ध्यान रखना, जब अभी तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे भी कि, और आपको पता है कि अभी मैं 15 दिसंबर के बाद आपके लिए एक एंशंट हिस्ट्री की सिंप्लीफाइड कोर्स लेके आने वाला हूँ। मतलब प्योरली वो एनसीईआरटी रिलेटेड होगा। ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देने वाला, कुछ नहीं देने वाला, बस उतना दूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अराउंड कोई पूछा गया है तो वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत आज भी देख लेंगे इसके बारे में, स्टैटिक पोर्शन। तो अभी आपको क्या याद रखना है, ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल से रिलेटेड अगर आपको टाइम पीरियड इनका पता है तो आप ये आराम से तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स को सही या गलत मार्क कर लोगे। ठीक है, 15 सेकेंड्स है आपके पास, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने अब तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। देखो, अब क्या है ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये ऋग्वेदिक आर्यंस कौन थे? नोमैडिक पीपल थे। नोमैडिक पीपल, नोमैडिक का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, घूमते रहते थे। फिर आते हैं इंडस वैली पीपल, ये एक जगह पे स्थायी लोग थे, एक जगह पर रहते थे। ठीक है, तो ये मेजरली ट्रेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। ठीक है, अब आ जाओ। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। ठीक है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी, इसके पीछे का रीजन भी बता दूंगा। Whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। चलो ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप सिर्फ हिस्ट्री में भी वो ट्रिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपको यूट्यूब पे एग्जाम से पहले इंसान बता के चला जाता है, तो वो इस एनी के चलते पूरी स्टेटमेंट को गलत कर देगा। ठीक है, बट मैं फिर से आपसे बोलता हूँ यार, हमेशा 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 ये याद रखना कि हिस्ट्री, पॉलिटी और आपको ज्योग्राफी में भी कई हद तक ये ट्रिक्स नहीं चलती हैं यार। ये ट्रिक्स चलेंगी आपकी इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है उनमें, यहाँ पर नहीं चलती हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर वो वाली ट्रिक के साथ मत जाना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान मैटर करता है, नॉलेज मैटर करती है। ओके, जब ये कोर सब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं तो। अब देखो, ऋग्वेदिक आर्यंस मैंने क्या बताया, नोमैडिक पीपल थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ऑब्वियसली इन्हें वॉरफेयर में इंडल्ज होना पड़ता था। ठीक है, तो जब ये वॉर्स में इंडल्ज होते हैं तो ऑब्वियसली इनके पास आपको बोज, एरोज एंड ये सारी चीजें देखने को मिलेगी।
ठीक है, जब इनके पास ये सारी चीजें थी तो आज के टाइम पर जब हम ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है हाँ, उनके पास वो सारी चीजें थी जो एक वॉर में यूज होती थी। तो ये बात एकदम ठीक है। वहीं पर हम मैंने अभी बताया ट्रेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, और इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई ऐसे वॉरफेयर के से रिलेटेड कोई भी एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर बोला गया है ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब देखो ये बहुत ही एक्सट्रीम कर दिया कि इनको देखो, ये दो तरीके से गलत है, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो नॉलेज से अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर आयरन होता ही नहीं था। ठीक है, उस टाइम पर आयरन एज आई ही नहीं थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर चुकी थी, उसके बाद जाके आयरन एज स्टार्ट हुई थी। तो ये तो वैसे भी गलत है नॉलेज से भी। अब जरा नॉलेज के बाद अगर आप ट्रिक देखना चाहेंगे तो उससे भी आप देखो, यहाँ लिखा है न्यू ओनली कॉपर। अब एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनमें से क्या सिर्फ और सिर्फ इनको कॉपर के बारे में पता होगा या आयरन के बारे में पता होगा? क्या हमने गोल्ड से रिलेटेड या बाकी प्रीशियस मेटल से रिलेटेड कुछ नहीं देखा गया? बिल्कुल देखा है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी उन्होंने इतनी एक्सट्रीम बना दी थी। ठीक है, बट फिर भी नॉलेज से ही ये हो जाता कैसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को गोल्ड के बारे में भी बिल्कुल पता था, ठीक है, कॉपर के बारे में भी पता था, ब्रास के बारे में भी पता था, अभी सब लिखवाऊंगा नीचे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। अब एक बात बताओ, ये जैसे विज्ञान हो वो आपको बोल देते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है, बट दिस इज नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हमें कहीं भी हॉर्स नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बट ऋग्वेदिक आर्यंस उस टाइम पर हॉर्स और काऊ को इतना बड़ा मानते थे, हॉर्स प्लस काऊ, ठीक है, कि उनके टाइम पर इनकी बहुत रेलेवेंस थी। ठीक है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें नहीं देखने को मिलते। अब देखो यार, प्रॉब्लम क्या है ना, कि कुछ सोर्सेस कहते हैं कि हॉर्सेस भी देखने को मिले कहीं पे, बट यार देखो मेनली मैं बोलूँ कि अभी तक एनसीईआरटीज के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं से एग्जाम पेपर बनता है, तो आपको यही याद रखना है कि बिल्कुल भी कोई भी सोर्स नहीं मिले। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है, बट अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा हम इनके बारे में बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं लिखूंगा ऋग वेदिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो जो ऋग वेदिक पीपल थे, पीपल ही लिख देता हूँ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग थे, आपको याद होना चाहिए कि ऋग्वेदिक एज जो थी वो कब थी? वो आई थी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, तो वो आई थी 1500 से 1000 बीसी के टाइम पे। ठीक है, वहीं पर लेटर वैदिक जो है वो आई ऋग वैदिक एज के बाद। ठीक है, और वो कब आई? 1000 से लेके 600 बीसी तक। उससे इन दोनों से पहले कौन था? आईवीसी। आईवीसी की क्या एज थी, ये प्लीज याद रखना, 2600 2600 से लेके 1900 बीसीई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाओ ऋग्वेदिक पीपल पे। मैंने आपको क्या बताया, ये नोमैडिक पीपल थे, नोमैडिक पीपल। अब जब नोमैडिक थे ये, तो इधर उधर जाते थे, इधर उधर अपना राज बसाने की कोशिश करते थे, तो इस वजह से ये वॉर में भी इंडल्ज होते थे। तो आपको ये याद रखना है कि इनके पास हमें वॉरफेयर के सामान देखने को मिलते थे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्राइमरीली engaged in wars। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद क्या रखना है, इनके जो घर बने हुए थे, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देखा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बेक्ड ब्रिक से वो अपने घर बना रहे थे, बट
ऋग्वेदिक टाइम पर इतनी एडवांस चीजें हमें नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे जो हाउसेस बने हुए थे, हाउसेस वर मेड ऑफ मड एंड बैम्बू। ठीक है। ये चीज भी याद रखना कि ना यहाँ पे हमें अर्बन कल्चर देखने को मिला है। अर्बन कल्चर मीन्स कि जब आप उस सिविलाइजेशन को देखोगे तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो हमारे जैसा ही कल्चर है। ठीक है, हम कल्चर इन द सेंस कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल है। बट यहाँ पर जो है कि ऋग्वेदिक टाइम पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये इनसे ज्यादा अर्बन नहीं थे, जबकि ये इनके बाद आए थे। ठीक है। उसके बाद अब इनके बारे में आपको और क्या याद रखना है, यहाँ पे जो पोट्री मिलती थी, पोट्री जो मिलती थी उसको ऐसे लिख देता हूँ, वॉज पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, ग्रेवेयर। वहीं पर इनके बारे में आप और क्या याद रख सकते हो, मैंने सबको लिखवा दिया है। बस एक चीज रह गई जो हमने स्टेटमेंट में देखा था कि यहाँ पर बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इंपॉर्टेंस टू हॉर्सेस एंड काउ। ठीक है। वहीं पर इधर आ जाइए आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये ट्रेड एंड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर से। ठीक है। उसके बाद आप इनके बारे में क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता था वो बहुत ही ज़्यादा अर्बन था। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अर्बन लाइफ। ठीक है। और यहाँ पर आपको हाउसेस कैसे देखने को मिलेंगे, हाउसेस वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है। उसके बाद आपको क्या जानना है, यहाँ पे हमें आर्मरी या फिर वॉरफेयर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नो एविडेंस ऑफ स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स, या फिर ऐसे लिख दूँ ऑफ यूजिंग आर्मर। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है, पोट्री की बात भी कर लेते हैं चलो। पोट्री जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, पोट्री वॉज पेंटेड ब्लैक एंड रेडवेयर। फिर धातुओं की बात कर लें अगर, यहाँ पे तो ऊपर दिया ही था है ना स्टेटमेंट्स में क्या क्या धातुएं मिलती है। आयरन एज स्टार्ट हो गई थी तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन सब मिलता था। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज एज देखने को मिलती थी, ब्रॉन्ज एज। अभी तक आयरन एज स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज देखने को मिलती थी, तो इसलिए यहाँ पे जो भी लोग थे वो स्किल्ड थे कॉपर एंड ब्रॉन्ज में। ठीक है, एंड गोल्ड के बारे में यहाँ पे पता था। ठीक है, वहां पर नहीं पता था, सॉरी, वहां पर भी पता था और यहाँ पर भी पता था। उन्होंने ओनली लिख दिया था तो वैसे भी गलत हो गया था। ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इनकी डिक्लाइन के बाद आयरन एज आई थी, तो आयरन के बारे में नहीं पता था, डिड नॉट न्यू अबाउट आयरन। ठीक है। अब कोई नई स्टडीज आ जाती है तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे और ज़्यादा एडवांस हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमें और नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे बेसिकली एनसीईआरटीज़ के हिसाब से जाऊँगा। हाँ, एनसीईआरटीज़ में अगर वो अपडेट कर देते हैं चीज़ें तो फिर मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा। ओके, क्योंकि हिस्ट्री किसी को भी नहीं पता कब चेंज हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री चेंज कैसे होती है, हिस्ट्री चेंज होती है जब नई नई चीज़ें पता चलती है ना, कि ऐसा भी हुआ था। हमारी नॉलेज अभी सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है एनसीईआरटीज पर। ओके। उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम ना, अगर आप कभी उसके हिसाब से जाओगे और आप अगर कभी क्लेम करना चाहोगे कि ये क्वेश्चन तो
ठीक है, इसका इस स्टेटमेंट में तो गलती है, पर यूपीएससी कभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो क्रेडिबल सोर्सेज की बात करता है, और क्रेडिबल सोर्सेज हैं एनसीईआरटीज। ओके, अब देखो जरा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम जो तब मेंशन करी गई थी, देखो तब न्यूज में थी। हाँ, आज के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उस टाइम पर लॉन्च की गई थी 2016 में, तो ऑब्वियसली 2017 के पेपर में पूछी गई थी। अभी आप ना एक पैटर्न देखो, हमने देखा कि बहुत कम है वो स्कीम्स, वो और बाकी सारी चीज़ें जो 10 साल के बाद पूछी जा रही। मेनली जब हमने पिछले पेपर में, उससे पिछले पेपर में, उससे पिछले पेपर में मेनली सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स जो देखे हैं, वो जिस ईयर में एग्ज़ाम है उस साल का और उससे पहले वाले साल के सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब 95 से ज़्यादा परसेंट ऑफ क्वेश्चंस उन्हीं सालों के हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप 2026 का के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वही सारी स्कीम्स और वही सारे प्रोग्राम्स पढ़ के जाना जो 2025 में और 2026 में आए हैं। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होना 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी स्कीम्स के लिए। हाँ, कहीं पर 25 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, किसी चीज़ को 100 साल हो जाए तो बात अलग है। बट मेनली जब हम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की बात करें, तो आप इसी के अराउंड अपने सारे के सारे नॉलेज को रखना। ठीक है, अब देखो ये भी 2017 में पूछा गया, क्योंकि ये स्कीम भी 2016 में आई थी। तो ये किससे रिलेटेड थी, फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, अब आप देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें नाम में ही छुपी होती है, नाम में ही काम छुपा होता है। देखो जरा, यहाँ पे बोला है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। प्रायर लर्निंग मतलब पहले से सीखा हुआ। देखो, आप आज अगर आपको ऑफिस में वर्क करना है, आपको कहीं पे भी वर्क करना है, तो आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो लोग पढ़ाई से बचते हैं, नॉलेज से बचते हैं, उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान रखो, ये जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है ना, आप इस टाइम पे बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर रहे हो, जो आप मेन जॉब जब आपकी आएगी, जब आपको काम दिया जाएगा, जब आप कहीं पे भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो आपको काम में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप जो यहाँ पर पेशेंस गेन कर रहे हो, ठीक है, कई बार सिलेक्शन होता है, कई बार नहीं होता है। ठीक है, बहुत अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, तब भी नहीं होता है। ठीक है, फिर एकदम से एक साल आता है जिस साल सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो उस पूरे ईयर्स में जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जब आपने पेशेंस बनाए रखे, आपने फिर भी मेहनत करी, आप फिर भी 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर आप एक टेम्परामेंट डेवलप करते हैं, वो स्किल्स जो है ना, वो आपकी जॉब में काम आएंगे। तो ऐसे ही आप मेनली अपने स्किल्स कहाँ पे सीखते हैं? आप सीखते हैं स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, या वर्कशॉप्स में जाके। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से ये स्किल सीखते हैं। जैसे कि आप समझो कि किसी ने अपने दादा से सीखा, दादी से सीखा, नाना से सीखा, नानी से सीखा, पापा से सीखा, मम्मी से सीखा। वो कहीं मेन स्ट्रीम में कोर्सेज नहीं है, बट उन्होंने वो स्किल्स अपने पेरेंट्स से सीखे या ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे। ठीक है, अब उस चीज को मेन स्ट्रीम में लाना कि हाँ भाई, वो स्किल्स भी तो मैटर करते हैं। हाँ, वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जाते, पर ऐसा तो नहीं वो स्किल्स मैटर नहीं करते। तो ये स्कीम उसी के अराउंड थी कि जितने भी स्किल्स हैं, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय थ्रू, ये बाय थ्रू आई डोंट नो क्यों लिखा है साथ में, बट ट्रेडिशनल चैनल्स। ठीक है, तो ये रीजन है जिस वजह से स्कीम लाई गई थी 2016 में। मैंने आगे थोड़ा बहुत ऐड किया है, आप पढ़ सकते हैं, है ना, कोई बुराई नहीं है स्कीम्स के बारे में पढ़ना। तो ये बोला गया है, ये जो आरपीएल है, ठीक है, जो ऊपर स्कीम दी गई थी प्रायर लर्निंग वाली, इज अ पार्ट ऑफ पीएमकेवीवाई। ये पीएमकेवीवाई क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम। ठीक है, इसका ही पार्ट था ये। ठीक है, इसकी जो मिनिस्ट्री थी वो कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? टू फॉर्मली सर्टिफाई द स्किल्स। मैंने क्या बोला? उन स्किल्स को मेन स्ट्रीम में लाना, फॉर्मल करना, जो कि
किसी हमें जॉब जॉब मतलब कि ऐसे नहीं आएगी हमने कहीं से सीखे हैं। हमने क्या किया है, ट्रेडिशनल मेथड से हम हमारे अंदर आए हैं, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे, माता पिता से सीखे, ठीक है। हमने कोई स्कूल में या कॉलेज में कोर्सेज ज्वाइन करके वो स्किल्स नहीं सीखे, ठीक है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव था कि उनको फॉर्मली सर्टिफाई करें, ठीक है। यही इसका पूरा का पूरा काम था, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, जो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आप समझ जाया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं, ठीक है। फॉर हिंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेस्ट ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इनमें से कुछ भी पता हो ना कि कौन सा नीलगिरी हिल्स का पार्ट है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर से 15 सेकेंड दे रहा हूँ, पढ़ लो चार स्टेटमेंट्स को, थोड़ा सोच लो, और उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, है ना, बड़े छोटे छोटे ऑप्शन थे। अब देखो जरा, मैंने बोला कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलती है, नीलगिरी हिल्स में। वाह जी वाह, बोला ही नहीं जा रहा, नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये पार्ट है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या नीलगिरी हिल्स का, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बट फिर भी आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, जैसे नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, नल्ला मल्ला हिल्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, तो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट भी कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। क्या ये भी किसी का पार्ट है, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, बिल्कुल। मैं ऐसे लिख देता हूँ, पार्ट ऑफ नाग अर्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है ये इसका पार्ट है, ओके। और इसको भी लिख दूं क्या, पार्ट ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बीएस मींस बायोस्फीयर रिजर्व, टीआर मींस टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें, ये कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटका में। देखो इसका ना एक दूसरा नाम भी है, जो नागरहोल नेशनल पार्क है, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और फिर है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये क्या है, ये कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। देखो फिर से एक ही बात बोलूंगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। अगर ये पूछा होता ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो आप समझ सकते थे नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल था। बट फिर से एक ही बात बोलूंगा, जो हर क्लास में बोलता हूँ, 50% से भी कम कट ऑफ जाती है। अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अपनी ईगो को साइड रखकर क्वेश्चन को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, लगता है कि हाँ मैं जो रिस्क लेता हूँ वो मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स करेक्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं।
बट मेरे हिसाब से मैं होता तो मैं छोड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में। ये नीलगिरी हिल्स कौन सी 3 स्टेट्स में फैले हुए हैं? ये फैले हुए हैं तमिलनाडु में, ये फैले हुए हैं कर्नाटका में, ठीक है, और ये फैले हुए हैं किसमें? केरला में। ठीक है, 3 स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो इस हिसाब से आपको याद रखना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा लो, बट मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन वही इंसान कर सकता है जो थोड़ा डीप में चीज़ों को सोचने की क्षमता रखता है। ठीक है, सब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। बस आपको अगर पता हो कि इक्वालिटी में क्या नहीं होना चाहिए तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फिर से 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आपने अभी सोच सोच लिया होगा या सोचने की कोशिश कर ली होगी, तो अब मैं समझाता हूँ। देखो, इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पीपल को आप कोई भी स्पेशल एडवांटेजेस या कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी राइट्स हैं, जितने भी एडवांटेजेस हैं, अगर आप वो दे रहे हैं तो वो आप सबको देंगे, और नहीं दे रहे तो आप किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिविलेजेस नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस, एक्स्ट्रा राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी है। ये इसका सिंपल सा आंसर था। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर टाइम देंगे जहां पर टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, ट्रैफिक। प्रीवियस ईयर में, ये 2015 आई गेस या 14, आई डोंट नो, इन दोनों में से ही किसी एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर में ट्रैफिक आया था। तो ट्रैफिक के बारे में मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको डीप एनालिसिस दिया था कि ये क्यों है। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखो, जो भी ऑप्शंस में आपको कोई भी अगर फ्रेमवर्क दिया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दी है, ठीक है, कुछ भी दिया है, आपको उसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में दिए गए हैं तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इनके बारे में पता हो। तो तब भी मैंने ये बताया था कि ट्रैफिक का मतलब सिर्फ इतना है कि आप नाम से ही समझो, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा कॉमर्स। मतलब कि जो आप देखते हैं ट्रेड होता है फाउना का या फिर फ्लोरा का, ठीक है, एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का, उसकी वजह से, उनके ट्रेड की वजह से उनकी लाइफ पे, मतलब कि उनकी की पूरी स्पीशीज पर कोई भी थ्रेटन नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना ज्यादा उनका ट्रेड कर दिया कि उनकी स्पीशीज ही खत्म होने वाली है। तो इन सारी चीजों पर एनालिसिस कौन करता है? ट्रैफिक करता है। मैंने उस टाइम भी आपको ये समझाया था। ठीक है, बेसिक्स भी दिए थे इसके। अब उसमें से आपको देखना है क्या सही है क्या गलत है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो यार, अ, इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, देखो अभी तक ना ऐसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड
7 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3 साल में, और ये हम 4th ईयर कर रहे हैं, मतलब 2014, 15, 16 और 17। इसमें आपने सब में देखा 7 के 7 क्वेश्चंस में कि जो भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दी गई है कि ये इसके अंडर वर्क करता है या ये इससे जुड़ा हुआ है या इन 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये करवाया, वो गलती है। ठीक है, उनमें तो चलो मैं आपको 100% तरीके से बोल देता था कि भाई देखो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन लिखी हैं, कोई भी नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पर यहाँ तो देखो इन्होंने एक दी है और एक ही गलत दे दी है। तो अभी तक 100% चल रहा है वो मामला जिसमें हमने ये समझा है कि अगर ये बोला गया है कि ये इसके अंडर वर्क करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री है, तो उसमें अभी तक 100% चल रहा है जिसमें हमने देखा है उन्होंने गलत ही दिया है यार। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट उन्होंने गलत ही दिया। तो आप सोचो कि ये जो है इसके अंडर वर्क नहीं करता, ये किसके अंदर अंडर वर्क करता है? ये करता है IUCN एंड WWF के अंडर। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ट्रैफिक वर्क करता है, तो ये गलत हो गया। अभी इसके बारे में आगे है इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ सब कुछ। फिर जो मैंने अभी आपको समझाया था वही यहाँ पे लिखा है, जो ट्रैफिक का मिशन है वो क्या है? टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाउना एंड फ्लोरा, वही मतलब है वो थ्रेट ना क्रिएट कर दे टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो करेक्ट है। आगे आओ, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, आगे भी आ सकता है। ये क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बोला है जो मैं अंडरलाइन कर दूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इनका जो एनालिसिस है वो क्या इन्वॉल्व करता है, कि एनालिसिस निकाल के ला रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वो ट्रेडिंग पैटर्न्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनका इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो देखेंगे कि हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से इसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और लीगल प्रैक्टिसेस जो है, ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है, टू कॉम्बैट इश्यूज लाइक स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब कि आप क्या करेंगे? आप इस तरीके से रूल्स को बनाएंगे, आप इस तरीके से रूल्स को बनाएंगे कि आपने क्या किया, आपने ट्रेड भी कर लिया और आपने स्पीशीज को थ्रेटन भी नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा जब लीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस को लोग फॉलो करेंगे, जो भी रूल्स बनाए गए हैं ट्रेडिंग रूल्स उन्हें फॉलो करेंगे, तो कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, इलीगल ट्रेड्स को रोकेंगे और इन्वेसिव इन्वेसिव स्पीशीज को भी रोकेंगे। अब इन्वेसिव स्पीशीज को क्यों रोकना इंपॉर्टेंट है? आप देखो, मैं आपको वही एक बार पहले भी यूएस और इंडिया का एग्जांपल दिया था और अभी भी दूंगा। ठीक है, होता क्या है, क्यों रोकना इंपॉर्टेंट है? ये यूएसए या इंडिया है, यहाँ से समझ लो कि शिप्स के थ्रू कोई भी चीज यहाँ पर पोर्ट करी जा रही है। ठीक है, इंपोर्ट करी जा रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो जब ये शिपमेंट हो रही थी तो वहां से कोई इन्वेसिव स्पीशीज है प्लांट की, प्लांट के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, प्लांट की, जो इस कंटेनर में आ गई किसी भी रीजन की वजह से, कहीं पर कंटेनर रखा था, वहां से उस कंटेनर के थ्रू वो यहाँ पर आ गई और इंडिया के अंदर आ गई। अब इस कंटेनर को कहीं जाके रख दिया जाता है और इन्वेसिव स्पीशीज यहाँ के लोकल इकोसिस्टम में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब क्या होगा आप सोचो, ये मान लो फॉरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट में मान लो ये इन्वेसिव स्पीशीज है। ठीक है, अब देखो यूजुअली इन्वेसिव स्पीशीज ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, वो वहाँ की जो लोकल स्पीशीज होती हैं उन्हें मारना शुरू कर देती है और वो फैलना शुरू कर जाती है, समझ लो फैलना शुरू हो गई। अब आप सोचो जो यहाँ पर जानवर रह रहे हैं, जो यहाँ पे पक्षी रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो मेन फूड सिस्टम है, जो फूड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वहाँ की लोकल जो प्लांट स्पीशीज है उनसे रिलेटेड है, उनकी जो फूड हैबिट्स हैं। अब जब इन्वेसिव स्पीशीज आ जाएगी, हमें पता भी नहीं है वो पॉइजनस है नहीं है, या यहाँ के जो एनिमल्स है वो उसे मतलब कि खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो क्या होता है कि सिर्फ वो लोकल इकोसिस्टम में प्लांट्स की स्पीशीज जो है सिर्फ वही इफेक्ट नहीं होती, वहाँ के जो लोकल एनिमल्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से इन्वेसिव स्पीशीज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया कि IUCN एंड WWF का ये जॉइंट इनिशिएटिव था जिसके अंडर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ट्रेड ट्रैफिक। आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट,
देखो आपको पता है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, प्लीज 42nd एंड 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन या उससे रिलेटेड जो एक्ट हैं उन्हें प्लीज बहुत ही डीप में पढ़ना। बहुत बड़े एक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं याद रखने को, पर करना तो पड़ेगा जी। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक दिया गया है, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, 4 पॉलिसीज ऐड करी गई थी, मतलब 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया था। वो 4 डीपीएसपी कौन कौन से हैं वो मैंने आगे मेंशन किए हैं, हम देखेंगे। ठीक है, पहले 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप इनमें से एक ऑप्शन को चूज कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो जरा, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। इसके थ्रू बहुत सारी चीजें करी गई थी, पर अभी हम सिर्फ डीपीएसपीस के बारे में पढ़ रहे हैं। 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया। सबसे पहला कौन था, आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक चीज याद रखनी है, ये चारों आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इनको प्लीज मत भूलना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 में क्या दिया गया है कि आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब क्या है कि एक बात समझने की कोशिश करिए, ये एक आदमी है, ठीक है, ये मान लो पुअर है, पुअर बाय फाइनेंशियल कंडीशंस, बाकी किसी चीज में नहीं। ठीक है, उसके बाद ये एक अमीर आदमी है, ठीक है, रिच, रिच बाय फाइनेंशियल कंडीशन, बाकी चीजों में मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखो जरा, इस चीज को समझने की कोशिश करना, समझ लो कि ये इसे किसी तरीके से प्रताड़ित करता है। ठीक है, ये जाता है कोर्ट के पास। ओके, कोर्ट के पास जाता है कि मेरी इन प्रॉब्लम्स, मेरे को मतलब कि इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। अब ये जो रिच आदमी है, इसके पास अच्छे लॉयर्स भी हैं, इसके पास पैसा भी है, और ये अपने लीगल राइट्स को अच्छे से एंजॉय कर सकता है कोर्ट में जाके। बट वहीं पर एक पुअर आदमी है, पुअर बाय फाइनेंशियल कंडीशन, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अच्छा लॉयर कर पाए, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने लीगल राइट्स को एंजॉय कर पाए। तो इसीलिए आर्टिकल 39A को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से, कि इक्वल जस्टिस आप तभी दे सकते हैं जब आप इन दोनों को कोर्ट में बराबरी पर रखें। ठीक है, तो कोर्ट में बराबरी में कब रखेंगे, जब इसके पास भी एक अच्छा लॉयर है, इसके पास भी एक अच्छा लॉयर है। तो इस वजह से फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात करी गई। ठीक है, कि आपको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आपका केस लड़ेगा यहाँ पर आके। तो ये इसका पूरा का पूरा सार था। ठीक है, अब आर्टिकल 43A की बात करेंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड था, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ऊपर। ठीक है, 48A क्या है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हमारी ऐसी तैसी कर रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए 48A को लाया गया। ठीक है, उसी के थ्रू ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। ठीक है, अब आपको ये सारे जो डीपीएसपी हैं ये याद होने चाहिए कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। ठीक है, अगर एक पूछा गया है तो अगली बार और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमारा डीपीएसपी है जो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन भी तभी किया जा सकता है जब आप थोड़ी सोचने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आपको अगर पता है कि राइट्स क्या है, राइट्स किसे दिए जाते हैं, कौन देता है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोचिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। देखो, अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, हमेशा आप ना, जब भी आपको एग्जाम पेपर मिलता है, इनमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी करके चले जाएंगे, बट यार देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कम से कम 1-1.5 मिनट देना पड़ेगा सोचने के लिए। ठीक है, तो अगर आप वो देते हैं एग्जाम टाइम पे, तो आप अपने आप को ऐसे मत समझना कि मैं तो फंस गया, नहीं। आप समझना कि हाँ, इसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा, क्योंकि सोचने वाला क्वेश्चन है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर आप समझो किसकी बात चल रही है, राइट्स की, स्टेट्स की और सिटीजन की। तीन चीजों की बात करी गई है। राइट्स आप सिंपली ऐसे समझिए, राइट्स किसके होते हैं, राइट्स होते हैं सिटीजन्स के। ठीक है, किससे वो सिटीजन राइट्स की मांग कर रहे हैं, स्टेट से। ठीक है, ऐसे ही आप थोड़ा समझो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इजीली समझ आएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आप ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे हैं सिटीजन्स को, ताकि स्टेट हमारे राइट्स को छीने ना। ठीक है, अपनी, हाँ, मतलब कि क्योंकि स्टेट के पास सारी पावर है, आर्मी है, पुलिस है, लॉ की पावर है, सब कुछ है। तो क्या वो सिटीजन्स को टाइम आने पर प्रताड़ित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी रक्षा कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स। तो मतलब कि एक्चुअल में राइट्स हैं किसके? सिटीजन्स के। किस किससे बचने के लिए? स्टेट से बचने के लिए। तो हम किससे मांग करते हैं राइट्स की? स्टेट से। तो अब जरा आओ, बोला गया है राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट्स। नहीं यार, राइट्स तो सिटीजन के क्लेम है। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। प्रिविलेजेस क्या भाई, ये तो बेसिक है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल, राइट हमारा क्लेम है, किससे? स्टेट से। समझे? वहीं पर अगर ड्यूटीज की बात कर दी जाए, तो इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेट करो। ठीक है, ड्यूटीज किसकी होती है? ड्यूटीज होती है सिटीजन की। कौन हमारे ऊपर लागू करवाता है? स्टेट। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी आपसे राइट्स के बारे में पूछ लिया, क्या पता ड्यूटीज के बारे में भी पूछ लें। तो ड्यूटीज क्या होती है? ड्यूटीज होती हैं जो स्टेट हमारे ऊपर लगाता है, कि ये भाई तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हें करनी है, ये तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसका आंसर क्या है? सी। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी ऐसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, गलती इसमें तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतना सारा ज्ञान लिया है, इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो इतना आप सोच सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही 2015 के ही पेपर में, कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी गई थी। अब मैं कुछ बोलूंगा ज़्यादा तो आंसर ही पता चल जाएगा, इसलिए बोलूंगा नहीं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दी गई थी ऑप्शंस में। मैंने आपको सबकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लिखवाई थी, और अगले ही साल देखो उसमें से रिपोर्ट में से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी
यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बता चुका हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ऑर्गेनाइजेशन, बट हाँ, दो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डब्ल्यूएचओ। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पर यार ये तो क्वेश्चन एकदम ही डिट्टो डिट्टो आ गया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। 10 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो, उसके बाद में आपको समझाता हूँ। चलिए, अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बहुत समझदार लोग हैं आप, आपको आंसर भी पता ही होगा। आंसर है इसका ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैंने आपको जब वो ऑर्गेनाइजेशंस करवाई थी, वो फोरम्स के बारे में बताया था, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैंने वहां पर बोला था कि ये रिपोर्ट्स हैं इन चारों के बारे में, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा है वो भाई पढ़ ले पर जाए, वहां पर पीडीएफ में एक बार खोल के देखें सारे एक्सप्लेनेशन को, तो वहां पर उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ज़रा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में। मैं इसके बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली ही अ, अभी तक इसके जो चेयरमैन थे वो क्लॉस शॉप थे, ठीक है। बट अब ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। इन्होंने खुद ही रिजाइन किया है। आप सोचिए, इन्होंने ही इस्टेब्लिश करी थी और यही अभी चेंज हुए हैं, नए बने हैं। कौन बने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और इसीलिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस साल के लिए, ठीक है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मैंने जो अंडरलाइन किया है वो अपने दिमाग में बिठा लेना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बनाया क्यों गया था? इसको बनाया गया था ताकि जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लीडर्स हों, ठीक है, चाहे मतलब गवर्नमेंट के लीडर्स मतलब कि जितने भी देश हैं उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हों, चाहे बिजनेस लीडर्स हों वो हो, चाहे एकेडमियंस हो, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, मतलब जो सिविल सर्वेंट हैं वो हो, उनको एक साथ लाया गया ताकि वो ग्लोबल चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं उनसे रिलेटेड बात कर पाए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं, वो भी प्लीज याद रखना। अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पूछ लिया, आगे कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये जो तीन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है। ये क्या करता है? ये फोकस करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ताकि क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसे क्या किया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। आगे आओ और डब्ल्यू के बारे में, अरे डब्ल्यू के बारे में नहीं दिया गया है इधर, कोई बात नहीं, मैं अगली स्लाइड में अगली बार डब्ल्यू के बारे में भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। कुछ एक नया सेक्शन बनाना पड़ेगा हमें, अगर कुछ छूट जाता है तो हम उसमें वो ऐड कर ले। तो कल से ऐसा करता हूँ, वैसे आज तक तो ऐसा कुछ छूटा नहीं है, पहली बार ही छूटा है, कोई बात नहीं। मैं डब्ल्यू के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये क्या है, ये क्या नहीं है, क्यों बनाया गया था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। मुझे लगता है वो स्लाइड डिलीट हो गई है, अब पता नहीं कैसे हो गई पर हो गई है। अब देखो जरा, 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव था। एक चीज तो आपकी वैसे ही, एक स्टेटमेंट तो वैसे ही आपकी ठीक हो गई, इनिशिएटिव, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव था जो 2017 में आया था। फिर मैंने कहा देखो यार, कोई भी स्कीम है, प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, वो सारे वही आ रहे हैं जो उस साल हुए हैं या उससे एक साल पहले हुए हैं। तो कितनी चीज़ें आपके लिए आसान हो गई कि आप एक बारी में अगर बैठेंगे और उस साल के और उससे पिछले साल के अगर आप एक हफ्ता भी लेते हैं, वैसे तो मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, अभी लास्ट 6 मंथ्स की आएगी, इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप खुद भी बैठना चाहेंगे उससे पहले, वीडियो आने से पहले, तो बस आप 4 दिन दीजिए अपने आप को, या मैं कहता हूँ 7 डेज दीजिए अपने आप को।
हर एक दिन में 1 महीने के सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स एंड ऑल कर लीजिए, ठीक है। अक्टूबर के करने हो तो जो अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं आप उसमें जाके वो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने सारे इनिशिएटिव, सारी स्कीम्स जो भी इंपॉर्टेंट है उस साल न्यूज़ में है, उस मंथ में न्यूज़ में है, वो मैंने आपको करवाई है, ठीक है। तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 क्या था उसके बारे में आप तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है। बोला गया है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यार सबसे पहले मैंने कहा ये इनिशिएटिव है, ये कोई स्कीम नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू अ स्मार्ट सिटी इन अ डेकेड। भाई ये काम जो है ये अमृत स्कीम का है, ये हैकाथॉन का नहीं था, ये इनिशिएटिव था, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये इनिशिएटिव है टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड आर बाय आवर कंट्री। बिल्कुल ये सही है, यही इसका काम था, यही इसका ऑब्जेक्टिव था इस इनिशिएटिव को लाने का। अब बोला गया है इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डेकेड। भाई साहब ये काम किसका है? ये काम है डिजिटल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन अलग अलग जो मतलब कि इनिशिएटिव थे, स्कीम थे, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट बना दी जिसमें से एक ही करेक्ट थी। ये भी अच्छा तरीका है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो इसका क्या है, ओनली टू। आ जाओ थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने कुछ मार्क भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने फिर बोला कि वो चीज़ें फिर से नहीं पूछी जाती हैं, ऐसे स्कीम्स और ये सब। हाँ पेयर वाले क्वेश्चन में कभी पूछ ले इसका क्या काम था, इसका क्या काम था, वो भी मेनली उससे रिलेटेड पूछी जाती हैं जो स्कीम्स हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स इनिशिएटिव से रिलेटेड नहीं पूछा जाता, पर फिर भी देख लो, ठीक है। ये माइटी और एमएचआरडी के कोलैबोरेशन से इनिशिएटिव लाया गया था। इसका काम क्या था कि टू हार्नेस द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स टू फाइंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। इसका किस चीज़ के इसके गोल्स क्या थे, क्या प्रमोट कर रहा थे? प्रमोट कर रहा था इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अमंग स्टूडेंट्स। किसके थ्रू? किसके थ्रू? थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। क्राउड सोर्स सॉल्यूशन टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्ड अ फनल फॉर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब ये काम था। बस ऊपर अगर आपको ये पता होता कि ये काम कि हम अपनी कंट्री की जो सिटीज है उन्हें स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये तो अमृत का काम है, इसका नहीं है, ठीक है। और कंप्लीटली डिजिटल बनाने, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का काम है, इसका नहीं है। अगर इतना पता होता तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वैसे हाँ थोड़ा था, क्वेश्चन में दम था, ठीक है। तो कल मुझे क्या करना है, कल मुझे एक WHO के बारे में ऐड करना है ना, तो वो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।